दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 64-65 साल की उम्र में मैंने भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल देखा है। जब से होश सँभाला तब से तो कुछ ज़्यादा ही तमाशा हुआ। मेरा मतलब ये है कि जब मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी ये कांग्रेस में हुआ करते थे, तो उनको दरकिनार करके इंदिरा जी ने कांग्रेस पार्टी में टूट डाल दी थी और फिर अपनी एक कोटरी के साथ में अलग से उन्होंने नई कांग्रेस बनाई थी और 71 के इलेक्शन में वो पुराने कांग्रेसियों के खिलाफ लड़ी थी। इंदिरा जी के साथ उस समय जगजीवन राम हुआ करते थे, हेमचंद्र बहुगुणा हुआ करते थे, नड्डा दत्त तिवारी थे, ऐसे लोग हुआ करते थे। 71 का चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ा था। उसको जीतने के बाद जो देश की राजनीति में उथल-पुथल हुई, उसकी वजह से इंदिरा जी ने जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी थी। 77 में इमरजेंसी हटाने के बाद जब इलेक्शन हुए, तो इंदिरा जी भी हारी, संजय गांधी भी हारे और उस समय उत्तर प्रदेश में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद जो पार्टी आई थी या जो अलायंस आया था, वो एक गठबंधन था। जयप्रकाश नारायण के नारे पर सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हुई थी और उन लोगों ने साथ में इलेक्शन लड़ा था। उसमें मुरारजी थे, चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन राम और हेमचंद्र बहुगुणा की भी पार्टी थी और सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी, चंद्रशेखर थे। तो इन लोगों ने एक साथ में इलेक्शन लड़ा और इंदिरा जी को हराया। उसके बाद इन सब पार्टियों का विलय हुआ और एक जनता पार्टी नाम की पार्टी बनी, जिसमें जनसंघ भी था। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया, लालकृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया, मोरारजी तो प्रधानमंत्री थे ही, बाबू जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया गया था। ये गठबंधन कुछ दिन तक चला, उसके बाद में अपने ही विरोधाभास, ईगो के कारण वो टूट गया और जुलाई 79 में मोरारजी को इस्तीफा देना पड़ा। चरण सिंह की गवर्नमेंट बनी, जिसको कि इंदिरा जी ने बाहर से सपोर्ट किया था, लेकिन इंदिरा जी ने उनको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद चरण सिंह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे और 80 में जनवरी के महीने में जब इलेक्शन हुए, तो उस समय इंदिरा जी वापस बहुमत से आ गई। सन 84 में अक्टूबर के महीने में 31 अक्टूबर को इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी उनके पुत्र प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इंदिरा जी की जो हत्या हुई थी उसकी सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए जल्दी से इलेक्शन करवा लिए और जनवरी 85 में इलेक्शन हुए, जिसमें राजीव गांधी की पार्टी को, यानी कि इंदिरा गांधी की पार्टी को, कांग्रेस आई जिसको बोलते हैं, उनको 400 से ज्यादा सीटें मिली। इतना धुरंधार धुआंधार बहुमत होने के बावजूद राजीव गांधी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, इसलिए वो अपनी सरकार को बचा नहीं पाए और उनके सरकार के ही मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसी चक्कर में 1989 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट चली गई और एक नया अलायंस बना, जिसमें फिर से
विश्वनाथ प्रताप सिंह और बाकी लोग, मधु दंडवते, ऐसे लोग जुड़े। विश्वनाथ प्रताप सिंह के अलायंस को बाहर से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था और वो सरकार मुश्किल से 1 साल नहीं चल पाई। 1990 के सितंबर में अडवाणी साहब ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा शुरू कर दी, जिसका कि लोगों ने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। उस चक्कर में उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद चंद्रशेखर साहब की सरकार बनी। चंद्रशेखर साहब की सरकार को राजीव गांधी ने बाहर से सपोर्ट किया। वो सरकार कुछ दिन तक चली, लेकिन बाद में वो भी राजीव गांधी द्वारा सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद निकल गई। 21 मई 1971 को तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की एलटीटी वालों ने हत्या कर दी और उसके बाद उनकी सहानुभूति के चक्कर में कांग्रेस दोबारा से 91 के इलेक्शन जीत गई और नरसिम्हा राव साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव साहब की सरकार जो थी वो भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, बाहर से काफी लोग उनको सपोर्ट करते थे। 1996 में जब इलेक्शन हुए, उस समय नरसिम्हा राव साहब की सरकार बुरी तरीके से हारी। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दिया। सरकार बनी, लेकिन 13 दिन के अंदर वो सरकार गिर गई और उसके बाद फिर से वो जनता दल वाले जो पुराने गुट थे, उन लोगों ने देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट कर दिया। वो सरकार कुछ दिन चलती रही, लेकिन बाद में सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रहते हुए देवेगौड़ा के साथ कुछ डिफरेंसेस होंगे, उस चक्कर में उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और फिर इंद्र कुमार गुजराल बने। इंद्र कुमार गुजराल कुछ दिन तक रहे, उसके बाद उनसे भी इन लोगों ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और दोबारा से इलेक्शन हुए। जब 1998 के इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ी पार्टी बन के निकली और जयललिता के सपोर्ट से या ये डिमके के सपोर्ट से इन्होंने सरकार बनाई। वो सरकार 13 महीने चली। उस सरकार को गिराने में जयललिता, सोनिया गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा हाथ था। सरकार गिर गई। लोकसभा में विश्वास मत नहीं पास कर पाई, 1 वोट से गिर गई। फिर से इलेक्शन हुए 99 में और 99 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और उसमें उस समय की समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडीज और इन लोगों ने सपोर्ट किया और वो सरकार 5 साल चली, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में चूंकि बाहर से लोग बाग सपोर्ट करते थे, उसमें के करुणानिधि डीएमके के भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। 2004 में जब इलेक्शन हुए मई के महीने में, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी ने दूसरी पार्टियों को मिलाकर के वहां पर सरकार बना ली सेंटर में और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। 2004 से लेकर के 2014 तक प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह थे। सोनिया गांधी सर्वे सर्वा हो रखी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था और जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया था, उसके चलते 2014 में नरेंद्र मोदी जी 2000 मई में भारतीय जनता पार्टी बहुमतों से जीती, पहली बार पूर्ण बहुमत से जीती। 272 या 273 सीटें कुछ इनको मिली थी और बाकी लोगों ने सपोर्ट किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। यानी कि 1984-85 के जो इलेक्शन थे, उस समय जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद पहली बार किसी पार्टी को अकेला बहुमत मिला था। 2019 में दोबारा इलेक्शन हुए और इस बार भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों से लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनी और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।
मैं सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि अब 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं और उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपोजिशन पार्टियां करीब 1 साल से इकट्ठा आने की कोशिश कर रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 2014 में नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और उस समय जब वो एनडीए अलायंस में थे, उन्होंने एनडीए अलायंस भी छोड़ दिया था। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनके साथ में रहे। उन्होंने जीते, वो जिस समय इलेक्शन जीते थे उस समय वो बीजेपी के साथ में इलेक्शन जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में राष्ट्रीय जनता दल के साथ में समझौता कर लिया और एक सरकार बना ली, एनडीए को छोड़ दिया। अब फिर उन्होंने सोचा कि इलेक्शन आ रहे हैं तो सारी पार्टियों को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ा जाए तो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। उन्होंने दूसरे प्रांतों में जाकर के दौरा किया। नवीन पटनायक उड़ीसा में गए, स्टालिन के पास में तमिलनाडु गए, के.आर. चंद्रशेखर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मिले। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मिले और बाद में जब जुलाई के महीने में जून के महीने में जब पटना में एक सम्मेलन हुआ, उसमें सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए। टीएमसी की ममता बनर्जी भी उसमें आई, वो सारे लोग आए और इन लोगों ने समझौता किया कि हम लोग साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। जुलाई के महीने में बेंगलोर में उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद अगस्त या सितंबर के महीने में मुंबई में मीटिंग हुई और जिस तरीके से बेंगलोर में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को कांग्रेसियों ने ट्रीट किया था, क्योंकि कांग्रेस उस समय कर्नाटक के इलेक्शन जीत गई थी, तो उनके अंदर बहुत गर्मी थी और उस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम या क्या क्या करके उनका पोस्टर लगाया था कि क्या विश्वास नहीं किया जा सकता। तो नीतीश कुमार वहां से, बेंगलोर से गुस्से में जल्दी से निकल गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाल ली और बंबई में फिर उनके कन्वेंशन हुआ। वहां पर फैसला हुआ कि जल्दी से जल्दी सीटों की शेयरिंग के बारे में फैसला कर लेते हैं, संयोजक कौन बनेगा उसके बारे में फैसला कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस समय 5 विधानसभा के इलेक्शन सिर पर रहते, कांग्रेस को उसकी तैयारी करनी थी और उस चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। अब जब इलेक्शन पूरे हो गए, उसके बाद इन लोगों को लगा कि चलो जल्दी से इसके बारे में कुछ समझौता कर लेते हैं। जब इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के, उस समय कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव के जो कटु वाक्यों का आदान प्रदान हुआ था, उसको आप लोगों को याद ही होगा। उसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं मैं। कमलनाथ ने और अखिलेश यादव ने आपस में जो चिरकुट टाइप का वर्ड यूज किया था, अखिलेश वखिलेश कौन होता है, ये सब जो यूज किया था वो हो गया। लेकिन जब वो इलेक्शन हो रहे थे उस समय आम आदमी पार्टी ने अलायंस में रहते हुए भी अलग से इलेक्शन लड़ा था। छत्तीसगढ़ में भी लड़ा था और राजस्थान में भी शायद उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ी थी और एमपी भी लड़ी थी। मतलब ये जो खिचड़ी है ये पक नहीं रही थी। इलेक्शन हो गए, उसके बाद ममता बनर्जी ने दिल्ली में मीटिंग हुई और वहां पर इनका जो नाम रखा गया, इंडिया अलायंस रखा गया, लेकिन कन्वीनर का नाम की घोषणा नहीं की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर बनाने की बात उछाली गई, प्रधानमंत्री बनाने की बात उछाली गई, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने उछाली, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो मना कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तो कोई औकात ही नहीं है राहुल गांधी के सामने, उनकी हिम्मत ही नहीं कि हाँ ठीक है वो प्रधानमंत्री पद के लिए मतलब उम्मीदवार बनने की सोचे भी। जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान, रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की घोषणा हुई, तो उसके पहले
इन्होंने माइलेज लेने के लिए कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अनाउंस कर दी 14 जनवरी से। अब वो 14 जनवरी से वो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद अरुणाचल गई, नागालैंड गई और वहां से आते-आते असम में आई। जब असम में आई तो वहां पर राहुल गांधी ने हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। हेमंत बिश्व शर्मा ने उनको मना किया, लेकिन नहीं माने और इस चक्कर में वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब मेरा सवाल ये उठता है कि अगर आपका कोई एक मुद्दा है, अगर आपका अलायंस बना है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपके आपस में कोऑपरेशन तो होना चाहिए। अगर आपने अलायंस किया था तो सारी पार्टियों के साथ में मिलकर के यात्रा करते थे, वो इन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी को दोबारा से लॉन्च करने के चक्कर में जयराम रमेश जैसे और कन्हैया लाल जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और वहां से आए हैं, उन लोगों ने उनको सुझाया होगा कि अगर हम भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करेंगे तो राहुल गांधी का नाम ऊपर जाएगा और वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग के फार्मूले को पूरा करने का जो ममता बनर्जी ने कहा था, उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह और चरण सिंह के लड़के की पार्टी है, उनके जो अजीत सिंह के पुत्र हैं जयंत चौधरी, उनके साथ में मिलकर के यूपी में अलायंस कर लिया। अब कितनी सीटें मिलेंगी, कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी की 7 सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को देने को तैयार बैठी है। इसी तरीके से नीतीश कुमार ने अपने आप कुछ जगहों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी शासन कर रही है और वहां पर 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं देंगे। दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी 3 सीट देने को तैयार है, 4 सीटों में खुद लड़ेगी, 7 सीटें कुल हैं वहां पर। आज शायद राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बंगाल में प्रवेश कर रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल में जो राहुल गांधी के यात्रा के पोस्टर लगे हैं उसको टीएमसी के वर्कर ने फाड़ के फेंका है। कांग्रेस के एक ही संसद सदस्य बंगाल से हैं और वो हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के लोकसभा में लीडर हैं। वो लगातार ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में शायद आज ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि जो बंगाल की पूरी जो सीटें हैं, 42 सीटें हैं शायद, वो ये अकेले लड़ेंगी, एक भी सीट नहीं देंगे। पहले वो 2 सीट देने को तैयार थी, लेकिन अब लगता है कि वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब इनको एक सीट नहीं दूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने साल से ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके ममता बनर्जी अलग से पार्टी बनाई थी, तभी से पब्लिक को तो समझ में आता है कि अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी है, अगर राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार बैठी हो, तो फिर आप कांग्रेस में मिल जाओ ना, अलग से पार्टी क्यों बना के बैठी हो। 22 जनवरी 2024 के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद में हर अपोजिशन पार्टीज को लग रहा है कि हमारे को अब 2024 के इलेक्शन में जनता सपोर्ट नहीं करेगी, हमको वोट नहीं देगी, तो अपनी अपनी वो वर्चस्व बचाने के चक्कर में ये लोग अब गड़बड़ कर रहे हैं। ना कोई अलायंस होगा, ना कुछ होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे और अल्टीमेटली मई के महीने में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2019 के इलेक्शन के बाद से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। आपको अगर कोई अलायंस बनाना है तो आपके पास में कुछ मुद्दा होना चाहिए। इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे को जनतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और मोदी को हटाना है। अरे आपके पास में यही, इसके अलावा क्या मुद्दा है कि आप मोदी को हटा के आप क्या करना चाहते हो, ये तो बताओ। क्या इस देश में
फिर से वो अलायंस का युग आने वाला है, जिस समय कि आप चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करो, चरण सिंह को सपोर्ट करो, मोरारजी को सपोर्ट करो, चंद्रशेखर को सपोर्ट करो, देवगौड़ा को सपोर्ट करो और गुजराल को सपोर्ट करो, और जब आपके मन की नहीं हो तो आप सरकार गिरा दो। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी जो उनके मैनिफेस्टो में वादा था उसको पूरा नहीं किया। ना तो 377 के बारे में कुछ किया, ना किसी और के बारे में किया, क्योंकि उनको बाहर की पार्टियों से सपोर्ट मिल रहा था और वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे एक तरीके से। तो अब भारत की जनता जान चुकी है कि हमारे को गठबंधन की राजनीति नहीं चाहिए। एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसका कि संपूर्ण बहुमत हो और पूरे विश्व में जिसकी इज्जत हो। आज की डेट में नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में इज्जत है। कल मेरे ख्याल में इलॉन मस्क ने भी बोला है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत मेंबर नहीं है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आगे 2 महीने हैं, उनमें इनके बीच में आपस में जूतम पतरम होगी। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी सीट लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने तो पहले अनाउंस कर दिया कि मैं अलायंस के मेंबर नहीं हूँ, वो वहां पर इलेक्शन लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ सकती है। यूपी में जो 80 सीटें हैं, वहां पर चौकोणीय शायद मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ में समझौता कर ही लिया है। इसी तरीके से तमिलनाडु में शायद कांग्रेस के साथ में स्टालिन मिलकर के इलेक्शन लड़े, लेकिन कांग्रेस केरला में कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। बंगाल में ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया है, तो कांग्रेस का कम्युनिस्टों के साथ में गठबंधन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी अलग से इलेक्शन लड़ेंगी, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बाकी जो हिंदी हार्टलैंड है, जैसे कि राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, वहां पर तो आपने देख लिया कि अभी इलेक्शन में क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में देश का माहौल बहुत ही बदल गया है और अब सारा सनातन धर्म का पालन करने वाला हिंदू जो है वो इकट्ठा हो गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको इस बात का एहसास नहीं होगा। ये लोग भी पब्लिक के पर समझते ही होंगे। तो कोई भी जिस तरीके से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, उससे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहती है या जुड़ी दिखना चाहती है। कांग्रेसियों को एक ही कम्युनिटी का भरोसा है, जिसके बारे में आप जानते हैं। और ममता बनर्जी को यह मालूम है कि अगर कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ सीटें ली तो वो हमारे ही वोट काटेगी, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट को काटेगी। ममता बनर्जी उस वोट को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती हैं। तो ये हालत है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक से भी सीट देने को तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज बता देना जरूरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से पहले जेल में चले जाएंगे और उसके बाद सारा कारोबार जो है वो भगवंत सिंह मान और दूसरे नेताओं के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए भगवंत सिंह मान ने कल स्टेटमेंट दिया है पंजाब में कि मैं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दूंगा। तो ये एनालिसिस था मेरा, जो ममता बनर्जी का बयान आया है। अब ममता बनर्जी के बयान के बाद में जयराम रमेश, जो एक पंचायत के इलेक्शन नहीं जीत सकता है, उसका एक बयान आया है कि हम ममता बनर्जी को समझा लेंगे, बुझा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो इनको छोड़ेगी नहीं। तो ये था मेरा आज के ममता बनर्जी और भगवंत मान के बयान के ऊपर एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगले वीडियो पाने के लिए मेरे जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा जो यूपीआई का लिंक है या यूपीआई का जो एड्रेस है वो इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको। आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें।
मुझे आपसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इश्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।